सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपकी जो हिस्ट्री है। जी हाँ, हिस्ट्री का लेसन नंबर जो है आपका 3। चलिए जल्दी से फटाक से इस लेसन का नाम मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मुझे और मजा आए और मैं देख लूं कि जो बच्चे हैं, मैंने हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 लिखा है वो समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं कौन फटाक से कमेंट करके मुझे बताता है कि आज इस चैप्टर का नाम क्या है। ओके जतिन, बिल्कुल सही बेटा। रूलिंग द कंट्री साइड, जतिन ने बताया मैसेज करके। ओके आपके लिए शुरुआत करते हैं आज का जो चैप्टर है, रूलिंग द कंट्री साइड। चलिए जल्दी से अपनी कॉपी किताब पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि नोट्स भी जो आपने तैयार करने हैं। चलिए तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने धीरे धीरे करके लगभग पूरे भारत जो था उसके ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और जो हिस्से उसके अंडर में नहीं आए थे उन लोगों पे इनडायरेक्टली उसने क्या किया था, लाइक उनको आर्मी का प्रोमिस करके, प्रोटेक्शन का प्रोमिस करके राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। चलिए यहाँ से आज इस चैप्टर की जो हेडिंग आपकी वो है द ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर। सुनिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना उसने उसको बंगाल का दीवान बना दिया गया। कब? 12 अगस्त 1765 को। मतलब बंगाल की जो दीवानी थी, बंगाल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो 12 अगस्त 1765 को किसके हाथ में आ जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के आ जाता है। उसके बाद जो मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड जो था ये, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी जो थी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की दीवानी मिलने के बाद पूरे बंगाल का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो सब कुछ किसके हाथ में आ जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। सो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो कंपनी के बड़े बड़े क्या थे, जो हेड थे, वो समझ गए थे कि अगर हमें क्या करना है, अपना बेस क्या करना है, एक्सपेंड करना है इंडिया के अंदर, तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये देख लिया कि जो कंट्री साइड है, जो आसपास के गांवों के जो लोग हैं, गांव जो है, उन गांवों में उनका कब्जा होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो गांवों को किस तरीके से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में करती है, किस तरीके से नई नई स्कीमें लॉन्च करके जो है गांवों पे अपना कंट्रोल करती है, वो हमने इस चैप्टर में क्या करना है, सीखना है। तो बस यहां तक इस स्लाइड में ये है कि कंपनी को दीवान बना दिया गया था और कंपनी ने ये समझ लिया था कि जब तक गांवों के अंदर वो नहीं पहुंच पाती, गांवों पर अपनी पकड़ नहीं बना पाती, तब तक उसका जो पूरा बेस जो है वो तैयार नहीं होगा। सो ग्रोथ ऑफ रिवेन्यू, जाहिर सी बात है कि कंपनी जो थी अपने टैक्स को बढ़ाना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या दे, टैक्स दे। सो कंपनी इंटरेस्टिंग किस चीज में थी? रिवेन्यू कलेक्ट करने में, टैक्स इकट्ठा करने में थी। सो ट्रेड, और ताकि इसके दूसरे खर्चे क्या कर सके, निकल सके बेटा। लेकिन कंपनी जो थी वो कोई रेगुलर सिस्टम शुरू नहीं करना चाहती थी कलेक्शन का, ये क्योंकि रिवेन्यू जो था मतलब 5 साल में कंपनी का जो रिवेन्यू, तो मतलब जो टैक्स पहले जो लेती थी उसे डबल हो गया था 5 साल के अंदर। सो कॉमन पीपल की प्रॉब्लम बहुत थी। बंगाल की जो इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहे थे उसके अंदर बेटा। ठीक है, जो छोटे मोटे कलाकार थे, आर्टिशन थे, कुम्हार वगैरह थे, वो अपनी कंपनी, वो अपनी जो चीजें थी वो कंपनी को बहुत कम दामों में बेचने को क्या हो चुके थे, मजबूर हो चुके थे। जो किसान थे वो अपने टैक्स चुका नहीं पा रहे थे, प्रोडक्शन हर चीज का क्या हो चुका था, डाउन हो चुका था। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी किसकी? जो बंगाल के लोग थे उनकी। यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को जब दीवानी एक्सेप्ट की थी बंगाल की, वो सीन था ये। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ध्यान से सुन लीजिएगा कि हु वाज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट बैरोन क्लाइव, आल्सो नोन एज क्लाइव ऑफ इंडिया, से क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहते हैं बेटा। ये ब्रिटिश इंडिया का कमांडर चीफ था, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, एक सोल्जर था मिलिट्री के अंदर। और धीरे धीरे इसने पूरी, मतलब इतना ज्यादा ये ताकतवर था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ये हेड बन बैठा एक दिन। सो वैरेन हेस्टिंग्स ही वाज वन ऑफ की अर्ली फिगर इन द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब भारत पे कब्जा करने में इस बंदे का जो है सबसे बड़ा योगदान माना जाता है बेटा ये। ही आल्सो सेट फॉर 2 बोरोज एज ए टोरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ग्रेट ब्रिटेन, जो इनकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसका मेंबर भी था। मॉडर्न हिस्टोरियन जो है ना वो उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि जो इसने क्या किया था बंगाल के ऊपर, मतलब जितना भी हमारा जो खजाना था बहुत ज्यादा, उसके ऊपर इसने बहुत ज्यादा क्या किया था, कब्जा किया था, ले गया था यहाँ से उठा के साथ। चलिए अब आपका पहला क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज भारत के अंदर क्या करना चाहते थे, और ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना चाहते थे। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था? व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट? तो ध्यान से सुन लीजिए, कंपनी ने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए क्या करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए और जमीन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
परमानेंट सेटलमेंट को कब लागू किया गया? 1793 के अंदर। अभी था क्या, सुनिएगा ध्यान से। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, जो राजा थे और जो ताल्लुकदार थे, ताल्लुकदार मतलब आप जमींदार कह सकते हो, उन्हें क्या किया गया, जमींदार माना गया और उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आपने क्या करना है, किसानों से क्या करना है, टैक्स इकट्ठा करना है। मीन्स कंपनी ये गांव में जाती है और उस गांव के जो, उस एरिया के जो राजा थे या उस गांव के जो ताल्लुकदार थे, बड़े हेड थे, उन लोगों को कहा कि भाई साहब आपने क्या करना है, जनता से क्या लेना है, पैसा लेना है। ठीक है, अमाउंट जो था वो फिक्स परमानेंट कर दिया। सपोज कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि मुझे एक किसान से आपने 500 रुपए क्या करने हैं, लेके देने हैं, मतलब परमानेंट सेटलमेंट कर दिया। कंपनी ऑफिशियल ये फील किया कि उससे क्या होगा, रेगुलर उनको पैसा मिलेगा, उनको ये भी लगा कि जमींदार मोटिवेट होंगे और वो लैंड को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जमींदार जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। मतलब कहने का मतलब था कि जमींदारों को कह दिया कि आपको इतने ही पैसे देने हैं। ठीक है, अब इतने पैसे देने का मतलब सिस्टम उनका परमानेंट हो गया। और अब जो किसान थे, जो जमींदार थे, वो चाहते थे कि उनको ज्यादा कमाई हो, तो क्या करेंगे, वो खूब पैसा लगाएंगे जमीनों पे, किसानों की हेल्प करेंगे ताकि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, सरकार को पैसा देके वो साइड में क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था। लेकिन हुआ क्या, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको तो फिक्स पैसा मिलता था और लालच उनको क्या पता, आपको पता है कितना था ये। तो क्या प्रॉब्लम थी परमानेंट सिस्टम की? अब आपको मैंने बता दिया कि परमानेंट सिस्टम क्या था, किसानों, जमींदारों को राजा, जो गांव के राजा थे, उनको फिक्स कर दिया कि आपने क्या देना है, इतने जो पैसे क्या करने आप लोगों ने देने हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम क्या आई थी, रेवेन्यू तो फिक्स हो गया था जमींदारों का, लेकिन जमींदारी मतलब अंग्रेजों ने इतना ज्यादा फिक्स कर दिया रेवेन्यू कि भाई जमींदार दे नहीं पा रहे थे बेटा ये, और जो जमींदार दे नहीं पाता था, ठीक है, उसकी जमींदारी खोस ली जाती थी, छीन ली जाती थी। ठीक है, और जमींदार जो थे इन्वेस्ट कर नहीं रहे थे बेटा ये। लेकिन फर्स्ट डिकेड ऑफ 19वीं सेंचुरी में सिचुएशन चेंज होती है, प्राइस राइज हो जाते हैं कल्टीवेशन के अंदर, जमींदारों की इनकम बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो कंपनी क्या करती है, इसको बंद कर देती है। ये जमींदार जो थे ना, वो खूब प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, सिस्टम जो था कल्टीवेटर के लिए बड़ा नुकसानदायक था। मतलब जमींदारों को तो फिक्स था, पैसा आ रहा था उनके पास, लेकिन जो गरीब किसान थे उनके लिए सिस्टम बहुत ज्यादा क्या था, बेकार था। उन्हें हाई टैक्स देना पड़ता था जमींदारों को, और कोई सिक्योरिटी उनको मिलती नहीं थी। ठीक है, और बेचारे लोन ले लेके काम करते थे, फसल फेल हो जाती, वो कर्ज चुका नहीं पाते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कर्ज नहीं छोड़ रही थी बेटा ये। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस ड्रोन, ये आपके एक छोटी सी फोटो है, कोई बात नहीं इसकी। अब आता है महलवाड़ी सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा कि परमानेंट सिस्टम क्या था। परमानेंट सिस्टम में आप इतना बता दीजिएगा कि परमानेंट सिस्टम के अंदर कंपनी ने रिवेन्यू फिक्स कर दिया। इसके अंदर 3 लोग होते थे, कंपनी, कंपनी के बाद जमींदार, जमींदार के बाद किसान। बस जमींदारों को फिक्स कहती थी कितना पैसा देना है। फिर आया कौन सा, महलवाड़ी सिस्टम आया बेटा। ये क्या था, कंपनी ऑफिशियल जो थे ना, वो रिवेन्यू सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, तो एक नया सिस्टम बनाया। किसने, होल्ट मैकेंजी ने। मैकेंजी जो था वो कन्विंस था कि नॉर्थ इंडिया के गांव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, और वो सोशल इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहता था। तो उसने क्या किया हर गांव के अंदर सॉरी हर गांव के अंदर कलेक्टर भेजे, जा जाके उसने भी, आप गांवों में जाओ, सर्वे करो, डाटा इकट्ठा करो भी किस किसान के पास कितनी क्या है, जमीन है बेटा ये। अब जो गांव था उसको महल बोल दिया जाता। गांव जो था, एक गांव को महल बोलते थे, इसलिए महलवाड़ी सिस्टम कहते हैं बेटा ये डिसाइड किया गया कि रिवेन्यू जो मान लो जैसे टैक्स है, हर 6 महीने में या 5 महीने में या हर साल के अंदर टैक्स हर बार क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। यहां पे क्या हुआ, इस सिस्टम में क्या था, गांव का जो मेन हेड होता था, गांव का जो मुखिया होता था, उससे कहते थे ये भी, आपने अपने गांव का टैक्स इकट्ठा करके किसको देना है, कंपनी को देना है। ये इसलिए कहलाता है, ये महलवाड़ी सिस्टम कहलाता है बेटा ये। फिर आया मुनरो सिस्टम, इसे रैयतवाड़ी सिस्टम भी बोलते हैं बेटा ये। एक छोटे स्केल पे शुरू किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने बेटा ये। उसने कुछ एरिया में ये शुरू किया था टीपू सुल्तान को हराने के बाद। इस सिस्टम में क्या था, देखिएगा ध्यान से, जमींदार नहीं होते थे साउथ के अंदर, तो सेटलमेंट हैड टू डायरेक्टली मेड विद द कल्टीवेटर, मींस डायरेक्ट किसान के साथ। हमने 3 पढ़े, परमानेंट, परमानेंट के बाद कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, महलवाड़ी, महलवाड़ी के बाद हम पढ़ रहे हैं रैयतवाड़ी। इसमें क्या, पहले वाले में तो राजा से बात करते थे, वो राजा पूरे एरिया का लेता था, वो परमानेंट कहलाता था। दूसरे में गांव के मुखिया से लिया। तीसरे में क्या हुआ, डायरेक्ट जाके किसान से कह दिया भाई आपने क्या करना है, हम लोगों को क्या देना है, टैक्स देना है। तो इसलिए कहलाता है कौन सा सिस्टम, रैयतवाड़ी, क्योंकि जो किसान होते थे उनको रैयत बोलते थे बेटा। थॉमस मुनरो कौन था, थॉमस मुनरो जो था 27 मई 1761 से 6 जुलाई 1827 इसकी जो है लाइफ है। एक स्कॉटिश सोल्जर था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी ऑफिसर था वो, और
सेना में उसने काम किया था, ठीक है, ये बंदा था इसका। फिर आता है इतना ज्यादा मतलब सिस्टम लगा लगा के जो ये किसानों से क्या ले रहे थे, रिवेन्यू ले रहे थे, तो क्या समस्या क्रिएट हुई बेटा ये, ठीक है ना। वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे, कैसे कैसे करके हाई रिवेन्यू कर दिए, बेचारे किसान दे नहीं पा रहे थे, छोड़ छोड़ के अपने गांवों को क्या हो गए, वो भागने लगे बेटा। और उधर यूरोप में क्या होता है, 18वीं सेंचुरी तक क्या होता है, कंपनी जो थी ना वो ओपियम होता है अफीम, और इंडिगो होती है नील। अफीम और नील की खेता करना, जो खेतियां वो करना चाहते थे बेटा ये, ठीक है। सो द ब्रिटिश आल्सो प्रोसीडेड और फोर्स द कल्टीवेटर टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स लाइक जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट। किसानों से ये फसलें भी वो उगाना चाहते थे, क्योंकि इन फसलों की पूरे यूरोप में बहुत डिमांड थी, और अंग्रेजों को लगा कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फसलें उगवा के भारत में, विदेशों में क्या करेंगे, हम लोग भेजेंगे, ठीक है। सो हाई डिमांड ऑफ इंडिगो। इंडिगो क्या था, देखो हमारा जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है ना, वो इंडिगो खेती के लिए बढ़िया होता है बेटा ये। तो इंडियन जो थे ना, वो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में क्या करते थे वहां पे इंडिया की जो इंडिगो जाया करती थी, लेकिन इंडिगो के प्राइस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और भारत में बहुत कम लोग क्या करते थे, इंडिगो उगाते थे। तो अंग्रेजों को यहाँ लगा कि इसके अंदर फायदा है बेटा ये, ठीक है। एक वुड जो एक प्लांट होता है जिससे वॉयलेट और ब्लू डाइज बनती है, रंग बनते हैं बेटा ये, ठीक है। तो वुड एक ऐसा प्लांट है जो टेम्परेट जोन में उगता है और इजिली मिलता है यूरोप के अंदर, ठीक है। नॉर्थ इटली में उगता है पौधा, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। सो उधर से क्या हुआ कि जब ये वुड का प्लांट भी मतलब जर्मनी इटली वाले ये भेज रहे थे दुनिया के अंदर, तो अंग्रेजों को लगा कि हमें कैसे न कैसे कर क्या करना है, कंपटीशन करना है। तो उन्होंने भारत के अंदर इंडिगो की क्या की, शुरू की, क्योंकि इंडिगो को बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते थे बेटा ये, ठीक है। और अच्छा ब्लू कलर आता है इसके अंदर, और वुड जो मैंने बताया था इटली, फ्रांस, जर्मनी में होता था, यहाँ पे थोड़ा सा फीका सा रंग आता था, डल कलर आता था बेटा ये। सो इंडिगो कल्टीवेशन शुरू की भारत में किसने, फ्रेंच ने शुरू की थी, सेंट डोमिनिक इन द कैरिबियन आइलैंड, यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड में इंडिगो शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे पुर्तगाली उगाने लगे, 18वीं सेंचुरी तक जो था फुल फैक्ट्रियां क्या हो गई, लगनी शुरू हो गई, और इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। सो अब भारत के अंदर क्या करते हैं, वो सेटअप करते हैं बेटा, क्योंकि इंडिया एक टेम्परेट क्लाइमेट है, मैंने बताया था, और यहाँ पे बहुत अच्छी इंडिगो उग सकती थी बेटा ये। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में बढ़ानी शुरू कर दी उन्होंने बेटा ये, ठीक है। लगभग 30% इंडिगो जो थी इंपोर्ट होती थी ब्रिटेन से, और बाकी जो थी इंडिया से, और बाद में 95% बढ़ गया। कहने का मतलब था ये जो कमर्शियल एजेंट थे कंपनी के, उन्होंने ये देखा कि भारत में कौन कौन से इंडिगो वाले एरियाज हैं, उन एरियाज पे उन लोगों ने ध्यान देना क्या किया, शुरू किया, डाटा इकट्ठा किया, और हमारे यहाँ पे जो प्लांटर थे उन्हें जबरदस्ती क्या किया, इंडिगो की फसल उगाने पे क्या किया गया, फोर्स किया गया बेटा ये। इसे निजी कल्टीवेशन कहते हैं बेटा ये। अब इसमें ध्यान से देख लेना कि ये सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन क्या था। यहाँ जो किसान थे, प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो ऑन दोस लैंड व्हिच वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। मान लो मेरी जमीन है, मेरी जमीन पे मुझे क्या उगानी पड़ती थी, इंडिगो उगानी पड़ती थी। अब अंग्रेज क्या करते, मुझे पहले एडवांस में पैसा दे देते, ले भाई तेरे को ये पैसे दे रहे हैं, तुझे क्या उगानी है, इंडिगो उगानी है। तो इस चक्कर में किसान क्या करते थे, इंडिगो बहुत ज्यादा क्या करते थे, उगाया करते थे बेटा ये। लेकिन इस कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। कैसे, लैंड को वो लीज पे ले लिया करते थे, ठीक है, किसान कोई दूसरी फसल उगा ही नहीं पाते थे, और जिस जमीन पर एक बार इंडिगो उग जाती थी ना, वो जमीन उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी बेटा ये, ठीक है ना। सो इंडिगो प्लांटेशन जो था वो बहुत ज्यादा क्या था, पेनफुल था। किसानों ने शुरू शुरू में कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ज्यादा ही कहीं दिक्कत आई। तो इसी में भी रियोटी सिस्टम भी शुरू किया बेटा ये। मैं बताता हूँ क्या था, प्लांटर रियोट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट होता था, एग्रीमेंट होता था, मैंने आपको बताया, इसे सट्टा बोलते हैं, ठीक है। किसान के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता था। वो गांव के हेडमैन को क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती साइन करवाया करते थे। साइन करने के बाद रियोट जो था, मींस गांव का जमींदार था, उसे क्या, जो मेन मुखिया होता था, उसको पैसे दे देते थे, बोले तेरे को अभी इससे क्या करवानी है, इंडिगो कल्टीवेशन करवानी है। अब बेचारे कल्टीवेशन, उनको जमीन तैयार करनी, सब कुछ करना, इतनी मजबूरी में इंडिगो खेती क्या करनी पड़ती थी, उनको उगानी पड़ती थी बेटा, ठीक है। फिर आती है नीली क्रांति। ध्यान से देख लेना क्या है नीली क्रांति बेटा। नीली क्रांति नाम से पता चल रहा है, आपको बताता हूं आपको कि बंगाल के जो, मैंने आपको जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाया करते थे इनसे ही, तो बंगाल के जो रियोट थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिगो उगाने से साफ साफ मना कर दिया 1859 के अंदर, क्योंकि इंडिगो की खेती बहुत ज्यादा क्या थी, परेशान करने वाली थी। इंडिगो का पौधा इतना नाजुक होता है
कि उसकी देखभाल किसान को ज्यादा करनी पड़ती थी और फसलें किसान उगा ही नहीं पाते थे, प्लस में जमीन भी क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। इस चक्कर में प्लांटर्स ने साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया, बोले हम लोग अब इंडिगो नहीं उगाएंगे। इसे जाना जाता है किस नाम से, ब्लू रिबेलियन, नीली क्रांति कहते हैं, कि अब नील नहीं उगेगी बेटा ये। तो गांव के हेडमैन जो थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने लाठियां उठाई, हेडमैन जो थे वो नाराज हो गए, मतलब खूब लड़ाइयां चली अंग्रेजों के साथ, जमींदारों के साथ। इसे नीली क्रांति कहते हैं बेटा ये। उसके बाद 1857 की क्रांति आ जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिंता थी कि जैसे 1857 में क्रांति ऐसी और क्रांति ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, इलाकों में गए और लोगों को सिंपैथी दिखाई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने ये कहा कि भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से जो था, जब क्रांति फैली ना, कलकत्ता इंडिगो, जैसे कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, दे बिगेन राइटिंग अबाउट द मिजरी ऑफ द रियोट्स एंड द ऑर्डर ऑफ द इंडिगो सिस्टम। वो इंडिगो सिस्टम के जो नुकसान थे वो अंग्रेजों को बताने उन्होंने क्या किए, शुरू किए। चलिए, तो क्रांति के बाद क्या होता है, अब जैसी बात है, जब क्रांति आई, लोगों ने नील की खेती उगाना बंद कर दी, तो इंडिगो का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बंगाल में गिर जाता है। अब वो बिहार की तरफ, अब जो प्लांटर थे वहां चले जाते हैं, वहां पे सिंथेटिक डाई, अब मतलब फैक्ट्री में बने हुए कलर क्या हो चुके थे, अब आने शुरू हो गए थे, और इंडिगो की डिमांड वैसे भी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे, तो इंडिगो के प्लांटर 1916 के अंदर चंपारण बिहार, ये अभी बड़ी क्लासेस के अंदर आएगा, उनके लिए वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं। बस हमारे सिलेबस का जो था वो बेटा इतना ही था। ये इंडिगो की फसल है जो आपको दिखाई दे रही है, और ये हमारा जो था चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ सिंपल वे में बताया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।